हाय एवरीवन, तो आइए देखते हैं कैपिटल गेन से जो आपको लॉस हुआ है वो आपका सेट ऑफ नहीं हो पाया, ना इंट्रा हेड ना इंटर हेड। तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके इंट्रा हेड करोगे, क्योंकि इंटर हेड की जरूरत नहीं होती। जरूरत क्या, इजाजत नहीं होती। तो हम इसके प्रोविजन देखने जा रहे हैं कि कितने सालों तक हम ऐसा कर सकते हैं। इंट्रा हेड में हमको पता है कि हम शॉर्ट टर्म को दोनों से कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गेन से भी और शॉर्ट टर्म गेन से भी। बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आइए एक बार चलते हैं। चलिए तो आइए एक बार देखते हैं सेक्शन नंबर 74। पॉइंट 1 क्या कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के बारे में। वेयर द लॉस सो कैरी फॉरवर्ड इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, देन इट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन वेदर इट इज शॉर्ट टर्म वेदर इट इज लॉन्ग टर्म अराइजिंग इन दैट ईयर। ये बात हमको पता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वेयर द लॉस सो कैरी फॉरवर्ड, जिसको आप पीछे से खींच कर लाए, कैरी फॉरवर्ड करके लाए, is a long term capital loss, then it shall be set off only against the long term capital gain arising in that year। ये भी बात आपको पता है। loss under the head capital gains, net loss under the head capital gains cannot be set off against income under any other head। ये भी आपको पता है, जो हमारा कैपिटल गेन के अंदर लॉस होता है उनको हम किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। सारी बातें आपको पता है, फिर भी पता नहीं क्यों परेशानी होती है। चलिए, मैक्सिमम पीरियड क्या है आपका सेट ऑफ कराने का। एनी अनएब्जॉर्ब्ड लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 8 असेसमेंट ईयर्स सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच द लॉस फर्स्ट वॉज कंप्यूटेड। जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसको छोड़ के आप अगले 8 सालों तक इसको क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। हमारे 3 हो गए थे, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है जी, चलिए तो लिखेंगे इफ short term capital loss is carry forward and set off, then it can be set off with long term capital gain and short term capital gain of future years, यानी कि आपके सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है जी, यहां तक की बात सही है। चलिए यहां तक की बात को लिखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर वो आपका क्या है, अगर वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, अगर वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो क्या होगा। इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज कैरी फॉरवर्ड एंड set off, then it can be set off only with long term capital gain of future years। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं, दोनों के लिए लिमिट क्या है, अप टू 8 assessment year succeeding from relevant assessment year। जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है, जिसकी आप रिटर्न बना रहे हो, उसको छोड़कर अगले 8 सालों तक आप चाहे लॉन्ग टर्म से आपका कैपिटल लॉस हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड और इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए अब इसके बाद आपका लास्ट बचेगा लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। Let us understand
losses from the activity of owning and maintaining resources, section 74A subsection 3. पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74A सबसेक्शन 3, द लॉसेस इनकर्ड बाय एन असेसी from the activity of owing and maintaining resources can be set off only with the income of owing and maintaining resources. ये बात हमको पता है, इंट्रा हेड में हमने पढ़ी थी. इंटर हेड पॉसिबल नहीं है, इंट्रा हेड पॉसिबल है. मैक्सिमम पीरियड क्या है? सच लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 असेसमेंट ईयर फॉर बीइंग सेट ऑफ against the income from the activity of owing and maintaining resources in the subsequent years. तो दोनों चीज हमको मिल चुकी है. आइए इसको लिखकर खत्म करते हैं. लिखेंगे, पहले ब्रैकेट बनाएंगे, फॉर एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग. देखो जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिख लेना और बाद में जो हमने पढ़ा है वो भी पढ़ लेना. ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज. बाकी हम जो भी क्वेश्चन हमसे बनेंगे वो भी हम करेंगे. तो लिखेंगे इट कैन बी सेट ऑफ, इट कैन बी सेट ऑफ with future income derived from owing and maintaining resources. ये वाली बात पहले भी हो चुकी है, यानी इंट्रा हेड में ऐसा ही होता है. और लिखेंगे अप टू, कितने थे हमारे, एक बार चेक कर लेते हैं. आई थिंक इट शुड बी 4. यस, 4 सालों तक आप ऐसा कर सकते हो. लिखेंगे अप टू 4 असेसमेंट ईयर सक्सीडिंग फ्रॉम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. जिस असेसमेंट ईयर में आप कंप्यूटेशन कर रहे हो, जिसकी आप रिटर्न बना रहे हो, उसको छोड़कर उसमें तो फायदा उठा लो. उसमें फायदा कैसे उठाओगे? इंट्रा हेड और इंटर हेड का. बट जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो 4 साल तक आपकी बातें चलेगी, उसके बाद आपकी बातें नहीं मानी जाएगी. इसी के साथ हमारे प्रोविजंस होते हैं खत्म. किसके? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जिनका पालन आपको करना है. तो आपको देखना है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेज. Brought forward business loss is to be set off before setting off unabsorbed depreciation. Therefore, the order in which set off will be effective is as follows. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे डेप्रीशिएशन होता है ना, पीजीबीपी में आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट ज्यादा हो गए, डेप्रीशिएशन मतलब प्रॉफिट कम हुआ, डेप्रीशिएशन ज्यादा हो गया, तो डेप्रीशिएशन अनएब्सॉर्ब रह गया और उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और वो अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है. ठीक है. और हुआ क्या, आपके कुछ लॉसेस भी है, वो भी आपके क्या है, अनएब्सॉर्ब. तो जब आप अगले साल में आए और अगले साल में इनकम है, तो उस इनकम पे सबसे पहले आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन को सेट ऑफ करो. क्योंकि इसका एक असर टैक्स प्लानिंग पे पड़ता है, क्योंकि अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन को आप कभी तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. तो हमारी चालाकी है वो कहां पर आनी चाहिए कि सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर टाइम लिमिट है. तो ऑर्डर क्या है? सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रीशिएशन देखो, मतलब जिस फ्यूचर ईयर में आप आ चुके उसमें जो प्रॉफिट है उसमें से सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस करो. फिर करंट ईयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर जो साइंटिफिक रिसर्च में है, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर जो फैमिली प्लानिंग में है, जितने भी वे अलाउ है
कितने अलाउ है, पीजीपी में पढ़ चुके उनको माइनस करो। उसके बाद आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को लाओ बिजनेस और प्रोफेशन के। उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लाओ, अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर को लाओ ऑन साइंटिफिक रिसर्च के, और लास्ट में अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर को लाओ जो आपका फैमिली प्लानिंग का है। ये आपका सीरियल ऑर्डर होना चाहिए। अगर आपने इस सीरियल ऑर्डर को ब्रेक कर दिया तो आंसर गलत आएगा, एग्जाम में एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड हमारे से रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज फाइल रिटर्न ऑफ इनकम प्रॉपरली एंड ऑन टाइम। अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को सबसे पहले तो समय पे फाइल करो और उसको अच्छे से फाइल करो, क्योंकि आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो कोई भी गलती ना हो, वरना फ्यूचर ईयर में किसी भी लॉस को सेट ऑफ नहीं करने देंगे। आइए पढ़ते हैं। सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉसेस सेक्शन नंबर 80। एज पर सेक्शन 80, सेक्शन 80 क्या कहता है, अगर आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस है तो आप सेक्शन 72 सबसेक्शन 1 को चूज करो। जब आप ऑनलाइन रिटर्न भरोगे तो वहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये लॉस किस सेक्शन से रिलेटेड है। अगर आपका स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है तो आप सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 को चूज करो। अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस है तो आप सेक्शन 73A सबसेक्शन 2 को चूज करो। अगर आपका कैपिटल गेन वाले हेड से लॉस है तो आप सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 को चूज करो। और अगर आपका एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से लॉस है तो आप 74A सबसेक्शन 3 को चूज करो। फिर आगे नोट क्या कहता है, विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड इन परजुएंस ऑफ अ रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। दस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द असेसी मस्ट हैव फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 in order to carry forward set off of such losses। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि आपको लॉस ऑफ रिटर्न फाइल करनी है, आपको लॉस ऑफ रिटर्न फाइल करनी है। तो आप अपनी रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल करो, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 3। हमसे ऑनलाइन पूछा जाता है कि बताइए, हम तो प्रैक्टिसिंग है ना, तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए आप रिटर्न कौन से सेक्शन में भरना चाहते हो, तो आपको ये सेक्शन चूज करना पड़ेगा और फिर लॉस बताना पड़ेगा कि लॉस किस सेक्शन का है। ठीक है जी, चलिए, तो ये जरा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर, सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉसेस। सच अ रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। आप लॉस ऑफ रिटर्न फाइल तो कर रहे हो, बट उसको भी ऑन टाइम फाइल करना, जो टाइम लिमिट ओरिजिनल रिटर्न की होती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में होती है। रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में हमने ये देखा है या फिर देखेंगे। हाउएवर, this condition does not apply to a loss from house property carry forward and unabsorbed depreciation carry forward। अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन हुआ है और रिटर्न आपने टाइम पर फाइल नहीं करी, तब भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है, आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, तब भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये वाली कंडीशन इन दोनों पर नहीं लगती, अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन पे नहीं लगती। ये बात हमने पीजीबी में भी की थी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस पर नहीं लगती, ये बात हमने यहां पर देख ली। अगर आपका लॉस हाउस प्रॉपर्टी से है तो आप उसको रिटर्न ऑफ इनकम को टाइम पर फाइल ना करो तो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन है और आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी तो भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आई। इसी के साथ बहुत खुशी है कहते हुए कि हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। इसके बाद हम कुछ अपनी और बातों के साथ मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।